हो गई है पीर पर्वत सी, अब पीर पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, छठे चरण के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। क्या गांव क्या शहर, छठे चरण में हर जगह कूट कूट कर वोटिंग हो रही है। आजमगढ़ में तो भयानक मतदान चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लोग सांसद चुनने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए लाइनों में लग गए हैं। छठा चरण क्या कह रहा है, समझाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ लेखक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। राकेश पाठक जी, क्या कह रही है ये लंबी लंबी लाइनें और क्या कह रहा है ये छठा चरण? देखिए प्रज्ञा जी, हम लोगों ने पांचवें चरण के मतदान के दिन जो बातचीत की थी, आज भी अभी तक सुबह से जो नजारा दिखाई दे रहा है, लगभग वो टेम्पो बना हुआ है। और देखा जाए तो पहले चरण से जो माहौल था, मतदाताओं का जो मूड था, वो आज भी दिखाई दे रहा है। हम पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, फिर आपके साथ उत्तर प्रदेश चलेंगे। आज दिल्ली में भी मतदान हो रहा है। हम देख रहे हैं इतनी भीषण गर्मी में कतारें लगी हुई हैं, गर्मी अपने चरम पर है। लेकिन दिल्ली का मतदाता कुछ अलग मूड में दिखाई दे रहा है। आप देखिए, जितने टेलीविजन चैनलों पर हम सुबह से दृश्य देख रहे हैं, मतदाता के मन में अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजने का जो काम नरेंद्र मोदी ने किया है, दिल्ली की केंद्र की सरकार ने किया है, उसके प्रति जो असंतोष है वो दिखाई दे रहा है। आप मतदान केंद्रों की हालत देख लीजिए, लोगों से बात करके देख लीजिए। और मतदान क्यों, आज से एक दिन पहले भी जो दिल्ली का माहौल था, और संयोग से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की मदद से बाहर आने का मौका मिल गया। तो जितना खतरनाक केजरीवाल जेल में हो सकते थे, उतना ही खतरनाक वे बाहर साबित हो रहे हैं। दिल्ली के लोग ये बात समझ गए हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर सरकार ने गलत काम किया है, यानी मोदी ने कोई तानाशाही भरा कदम उठाया है। लोकतंत्र में ये चीजें ठीक नहीं है। आप चुनावी लड़ाई, राजनीति की लड़ाई राजनीतिक तौर तरीकों से लड़िए। और इसमें भी आग में तस्वीर भी देखी सर, जिसमें कन्हैया कुमार का हाथ पकड़कर गाड़ी के ऊपर हमें अरविंद केजरीवाल और कन्हैया एक साथ दिखाई दिए। मैं उसी तस्वीर पर आ रहा था, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी भावुक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। मतदान के एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता से पूछताछ की सूचना आई कि दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करने आएगी। यद्यपि कल आई नहीं 23 तारीख को, 24 को, लेकिन वो तस्वीरें वायरल हो गई। अरविंद केजरीवाल के साथ वीडियो उनके माता पिता का और उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई है। इस देश के लोग आज भी ये मानते हैं कि इतने बुजुर्ग लोगों को राजनीतिक बदले की किसी कार्रवाई में शामिल करना, उनसे पूछताछ करना, उनकी माताजी को सुनाई नहीं, उनके पिता को सुनाई नहीं देता ठीक से, माताजी अस्वस्थ रहती हैं। 82 या 86 साल के पिताजी हैं, 76-77 साल की उनकी माताजी हैं। इन तस्वीरों ने भी काम किया है। कन्हैया अरविंद केजरीवाल की जुगलबंदी की फोटो तो जो कर रही है वो तो कर ही रही है। आज भी हमारे देश के लोग भावुक लोग हैं। लोगों ने देखा कि केजरीवाल से आप बदला लो चलेगा, केजरीवाल को जेल में डाल दिया उतना भी चलेगा, लेकिन बुजुर्ग माता पिता जो चल फिर नहीं सकते अब बिना सहारे के, उनसे पुलिस पूछताछ करने आ रही है। उनका क्या लेना देना स्वाति मालीवाल के केस से? ये सारे कारणों का जो गुच्छा बनकर तैयार हुआ, उसने केजरीवाल और कांग्रेस के गठबंधन की राह को और आसान कर दिया। कन्हैया कुमार के साथ उन्होंने जिस तरह कैंपेन किया, वो बड़ा संदेश था। राहुल गांधी ने कैंपेन किया, राहुल गांधी ने वो जो एक डायलॉग बोल दिया कि देखिए लोग गठबंधन की बात करते हैं, मैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट दूंगा, केजरीवाल मेरी पार्टी को वोट देंगे। ये भी भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि ये ऐसे प्रतीक हैं जिनके जरिए जनता तक, मतदाताओं तक, कैडर तक, जो कार्यकर्ता बूथ तक जाता है, मतदाता को प्रेरित करता है, बैठता है, उसको भी लगा कि जब हमारे बड़े नेता एक हैं तो अब कोई मनभेद और मतभेद नहीं है, अब तो काम करना है। वोटर्स को भी लगा कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर काम कर रहा है, बड़े नेता एक साथ हैं। तो आज का जो मतदान है दिल्ली में बीजेपी पर भारी पड़ने जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए 7 की 7 सीटें बीजेपी खाते में। 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उस पर बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा है। हाँ। आम आदमी पार्टी को समझौते में एक सीट मिली है। बाकी सीटों पर जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, राज बब्बर हैं, शैलजा है, प्रत्याशी भी अच्छे दिए हैं। उस तरफ दल बदल करने वाले अशोक तंवर हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल विज जो गृह मंत्री रहे, वो कह चुके हैं कि किसानों पर गोली चलाने का जिम्मेदार मैं हूं।
यानी सारी परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। वहां खट्टर सरकार, क्षमा कीजिए इस समय किनकी सरकार है, नवाब सिंह क्या नाम है उनका, मुझे यही नाम भी नहीं मालूम, नवाब सिंह मलिक शायद, उनकी सरकार से निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। इससे पहले जेजेपी वापस ले चुकी है। वो वैसे ही अल्पमत में सरकार है, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है तो विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता, वरना फ्लोर पर वो सरकार गिर सकती है। तो हरियाणा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र बनने वाला है। कुरुक्षेत्र सीट भी है सबसे वहां। बड़ा फैक्टर क्या है, क्योंकि हम आज जो लाइनों में किसानों को देख रहे हैं, इतनी लंबी लंबी कतारों में किसान लगे हुए हैं, तो ये लग रहा है कि किसान इस बार बदला लेने के लिए वोट कर रहे हैं। देखिए पिछले सालों में, खास तौर से नरेंद्र मोदी के इस दूसरे कार्यकाल में, किसानों पर जितना जुल्म हुआ है, जितना अत्याचार हुआ है, साल भर से ज्यादा किसान धरने पर बैठे रहे राजधानी दिल्ली के की दहरी पर, 700 किसान मारे गए, प्रधानमंत्री ने कह दिया मेरे लिए मरे हैं क्या। इन सारी चीजों का हिसाब किताब करने के लिए अब मौका आया है। कल प्रधानमंत्री कहीं गए थे पंजाब में या हरियाणा में, कहा उनकी सभा थी, हजारों किसान उनको उनका विरोध करने पहुंच रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया, उनको वहां पहुंचने नहीं दिया। गांव में घुस नहीं पा रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी, कांग्रेस, क्षमा कीजिए, किसान लोग ट्रैक्टर अड़ा दे रहे हैं, भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं अपने अपने गांव और हलकों में से। तो मुझे लग रहा है इस बार जो किसानों वाला फैक्टर है वो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहां जहां अभी जो सीटें बची, हरियाणा राजस्थान में तो हो चुका है पूरा चुनाव, जहां अभी चुनाव बाकी है वहां पर किसानों का जो रवैया है, किसानों का जो असंतोष और आक्रोश है, वो भारतीय जनता पार्टी पर आज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के जो मतदाता हैं उनके बहुत सारे परिजन पंजाब हरियाणा में रहते हैं, पंजाब हरियाणा के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं उनके परिवारों के लिए। तो कम से कम ये 3 राज्य और उत्तर प्रदेश के कुछ किसान बहुल जो पूरा इलाका है, उसमें किसानों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ती हुई आज दिखाई देगी। शाम तक हो सकता है और सामने आए चीजें कि क्या किस तरह से वोट पड़ा है। किसानों की नाराजगी तो बीजेपी के लिए जो है वो साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि लाइनों में लोग जो है, सबसे ज्यादा किसान, ऐसा लग रहा है कि आंख मूंद करके बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश आते हैं तो उत्तर प्रदेश में राजपूतों की नाराजगी और राजा भैया का सपा के साथ आने का असर भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि इस बार वो राजपूत समाज की नाराजगी छठे चरण में भी भयंकर प्रभाव डालने वाली है? देखिए राजपूत समाज की नाराजगी को हमें देखना पड़ेगा पुरुषोत्तम रूपाला के बयान की शुरुआत से। हाँ। बहुत लंबा समय हो गया, ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी, शाह किसी असंतोष को दबाने में कामयाब नहीं हुए, और सच बताएं तो बहुत ज्यादा प्रयास करते हुए भी नहीं दिखे। मुझे नहीं दिखा कि गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद जिस तरह से करणी सेना, क्षत्रिय समाज, अखिल भारतीय राजपूत समाज, इन सब लोगों ने जो आयोजन किए, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, महिलाएं तक वहां पर असंतोष जताने आए, उनके साथ पुलिस अत्याचार हुआ गुजरात में, वो वीडियो भी हमने देखे। क्षत्रिय और करणी सेना के आयोजनों में गंगा जली उठाकर कस्में खिलाई गई कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इसके काउंटर में मोदी, शाह और बीजेपी कहीं नहीं दिखाई दिए कि वे इस असंतोष को, इस चिंगारी को बुझाने के लिए कोई विशेष प्रयास कर रहे हो। पुरुषोत्तम रूपाला ने माफी मांग ली, उनकी माफी को भी स्वीकार नहीं किया लोगों ने। उत्तर प्रदेश में लगातार हमने देखा, अमेठी, रायबरेली में लोगों ने कस्में खाई हैं। इसमें एक और गलती कर बैठी है बीजेपी। अब भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में राजपूत समाज के, करणी समाज के नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। अगर किसी ने ये अपील कर दी कि हमारा समाज, राजपूत समाज वोट नहीं देगा बीजेपी को, या मैं अपील करता हूं वोट न देने की, तो भारत के किसी कानून में ये अपराध नहीं है, पर इसी आह्वान के लिए मुकदमा दर्ज हो गया। राजा भैया राजपूत समाज में अपना कोई स्थान रखते होंगे, हम नहीं जानते उसका कितना प्रभाव पड़ेगा उनके आने से, लेकिन इस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी एक कठिन चुनाव से गुजर रही है, उसे एक एक खाना, एक एक घर को बचाकर रखना था, लेकिन वो अपनी चौपड़ के, अपने बिसात के तमाम खाने खोती चली गई। उसमें राजा भाई, अनुप्रिया पटेल कह रही है स्वघोषित राजाओं को सबक सिखाने का मौका आ गया है, जिसके बाद राजा भैया बिल्कुल तन्नाए हुए नजर आए और बिल्कुल सपा के साथ के समर्थन देने की बात सामने आ गई, और हम देख रहे हैं कि रैलियों में राजा भैया के नाम के नारे लगते हुए दिखाई दिए। राजा भैया ने, लेकिन अनुप्रिया के बयान के बाद
जो बयान दिया है पत्रकारों से बातचीत करते हुए, मैं उसे बहुत परिपक्व बयान मानता हूँ। सच बताऊं तो मैं खुद नहीं जानता था उनके बारे में इतना कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बाहुबली की छवि है, आपराधिक छवि है, वो इस तरह का परिपक्व बयान देगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा राजा भैया ने कि काहे के राजा, अब हम कोई राजा नहीं है, 70 साल हो गए डेमोक्रेसी आए हुए, लोकतंत्र आए हुए, इसमें कोई राजा रानी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जनता और ईवीएम यानी मतदान से राजा बनते हैं। लोकतंत्र में राजा तो वो है जैसे जनता चुनती है, मैं तो कोई राजा वाजा नहीं हूं। बहुत ही समझदारी भरा बयान उन्होंने दिया है। अब उनके सपा का समर्थन करने से राजपूत समाज कितना सपा या कांग्रेस के साथ आएगा, ये आज के मतदान में दिखाई दे जाएगा, लोगों को दिख भी रहा होगा। पड़ने वाला है, जैसे कौशाम्बी, प्रतापगढ़ हम देख पा रहे हैं कि सीधा असर दिखाई दे रहा है। आगे भी बहुत ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद की जा रही है। अच्छा, राशन बेल्ट, क्योंकि ये जो पूर्वांचल का इलाका आ गया है, 5वें चरण से हमने जो सबसे ज्यादा जिक्र किया वो राशन बेल्ट का जिक्र किया कि ये यहाँ पर राशन का बहुत असर है, लेकिन अब हम छठे चरण पे आ गए हैं और अब तो राशन की बात कर रहे हैं तो लोग चिढ़ जा रहे हैं, नाराज हुए जा रहे हैं। तो ये राशन वाली बात भी अब मोदी के काम आ नहीं रही है। देखिए, लोगों का स्वाभिमान कुछ जाग गया है। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार इन्होंने, मोदी जी ने जो कहा ना 5 किलो अनाज दे रहा हूँ, राशन दे रहा हूँ, तो लोगों को थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, ये तो हमारा अपमान हो रहा है, हम कोई भिखारी हैं क्या। यद्यपि वो तो फूड सिक्योरिटी सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत दिया जा रहा है, खाद्य सुरक्षा कानून जो यूपीए की सरकार में बना था, उसको ही नाम बदलकर उन्होंने प्रधानमंत्री कुछ योजना बना दिया। ऐसा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ी गलतियां की, उनमें ये गलती भी शामिल है कि बार बार आपने 80 करोड़ लोगों को राशन देने का जो राग अलापा है, उससे लोगों ने अपमानित महसूस किया खुद को। हमारे देश का गरीब से गरीब आदमी, बिल्कुल लाचार से लाचार बेसहारा आदमी भी एक सीमा के बाद अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करता, उसका स्वाभिमान भी जागता ही है। हर व्यक्ति के भीतर एक स्वाभिमान होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जिसे आप लोग राशन बेल्ट कहते हैं, वो बेल्ट भी अब बेल्ट निकालकर इनको बेल्ट ट्रीटमेंट देने का मूड बना रही है कि बहुत हो गया आपका राशन, बहुत एहसान किया आपने, अब हमको नहीं चाहिए आपका राशन, अब हमको रोजगार भी चाहिए, हमें रोजगार मिलेगा तो हम राशन खरीद लेंगे, अब आपकी ये कृपा नहीं चाहिए। और ये दे भी रहे हो तो भी हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी 5 गारंटी में कुछ ऐसी बातें कही हैं। दूसरी बात, अगर राशन की बात है, खड़गे जी ने कह दिया हम तो 10 किलो देंगे। तो अगर राशन से ही लोगों को वोट देना है तो आदमी 5 किलो से क्यों देगा, फिर तो 10 किलो देने वाले को देगा। तो आज की जो सीटें हैं जिन पर मतदान चल रहा है, उनमें थोड़ा सा हम और 1-2 सीटों की बात कर लें। जैसे फूलपुर सीट है, बड़ा रोचक इतिहास है फूलपुर का, आज वहां मतदान चल रहा है। ये देश की वो सीट है जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री आते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1952 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद 62 में चुनाव लड़े थे। एक दिलचस्प वाकया हुआ था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहले उनके अभिन्न मित्र थे, हमेशा मित्र रहे। वे 62 में चुनाव लड़े। उन्होंने पंडित जी को चिट्ठी लिखी कि सोशलिस्ट पार्टी की कमेटी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और मुझे कहा है कि मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ूं। बाकायदा पत्र लिखकर, प्रिय जवाहर, बहुत अनन्य मित्र थे वो। पंडित जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका जवाब दिया, प्रिय राम मनोहर, बहुत खुशी हुई तुम चुनाव लड़ रहे हो, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं नामांकन भरने के बाद प्रचार करने नहीं आऊंगा। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ऐसा चुनाव लड़ा कि देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना संकल्प तोड़कर फूलपुर में प्रचार करने अपने आना पड़ा। तब भी करीब करीब 30-35 ऐसे बूथ थे जहां पर नेहरू जी को वोट ही नहीं मिले, जमानत उन बूथ्स पर 0 वोट मिले और राम मनोहर लोहिया को पूरे वोट मिले थे। अच्छा, ये वो सीट है जहां पर नेहरू जी खिलाफ एक बार गोरक्षा आंदोलन के प्रभुदत्त ब्रह्मचारी एक थे, वो लड़े थे पहला चुनाव 52 का। उस सीट पर काशीराम जी ने चुनाव लड़ा, उस सीट पर विश्वनाथ प्रताप सिंह चुनाव लड़े, क्रिकेटर मोहम्मद कैफ वहां से चुनाव लड़ चुके। ऐसा अद्भुत संसदीय सीट क्षेत्र है वो। फूलपुर में ही अभी हमने लास्ट में कुछ समय पहले जो तस्वीरें देखी कि भयंकर जन सैलाब आया रैलियों में, हम देख रहे थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए, माइक भी गड़बड़ था, एक दूसरे से बात करते हुए, जनता से इंटरेक्शन करते हुए दिखे। तो उस वक्त जो जनता का हमने सैलाब देखा, जो जोश देखा युवाओं में, वो भी बहुत कुछ कह रहा था। लग रहा है कि फूलपुर में बदलाव की उम्मीद है। देखिए, बड़ी मजेदार घटना हुई उस दिन। तो फूलपुर की उस सभा का गुबार पूरे देश और दुनिया ने देखा। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स पर उस गुबार का गुबार उठा हुआ था।
इतने वीडियोस चल रहे थे, लाखों लोग पहुंच गए थे, बैरिकेड तोड़ दिए, भाषण नहीं दे सके राहुल और अखिलेश। हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हाँ, योगी आदित्यनाथ एक ट्वीट करके कहते हैं कि आज दो लड़के आए थे फूलपुर में, उनकी सभा में भीड़ नहीं थी इसलिए बैरंग लौट गए। बैरंग शब्द लिखा है योगी आदित्यनाथ ने। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं जानता कि उसके अपने प्रदेश में देश के दो बड़े नेता आए हैं और उनकी सभा में इतनी भीड़ हुई है कि वो भाषण नहीं दे सके। ये कहीं ना कहीं उनकी हताशा भी बताती है, उनकी मूर्खता भी बताती है। पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, ये मूर्खता है कि अगर आप लाखों लोगों की भीड़ में ये कहें कि भीड़ नहीं थी इसलिए बैरंग लौट गए दो लड़के। उनके अपने समर्थक, उस क्षेत्र के निवासी, क्या वे नहीं जानते होंगे कितनी भीड़ थी वहां? तो कुल मिलाकर आज जो मतदान हो रहा है वो बता देगा कि वहां उस दिन भीड़ थी या नहीं थी, और जो भीड़ थी वो मतों में बदलेगी कि नहीं बदलेगी। जी, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, हताशा की अगर बात करें तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब तीसरे चरण के बाद ये समझ गए हैं कि 400 पार का नारा तो उल्टा पड़ रहा है, अब बस सरकार बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है? देखिए प्रधानमंत्री जी की स्थिति मुझे बड़ी गंभीर लग रही है। अब उन्होंने, अभी तक तो जो कुछ कह रहे थे वो कह ही रहे थे, अब उन्होंने कह दिया कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ हूं, मैं तो दैवी किसी चमत्कार से आया हूं, मुझे ईश्वर ने कुछ विशेष कामों के लिए भेजा है। और अभी आज की ये खबर है, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं 2047 तक देश को आगे बढ़ाने का काम करता रहूंगा। तब वो 97 साल के होंगे उस समय। और इससे भी आगे उन्होंने ये कहा है कि जब तक मैं अपना काम पूरा न कर लूं, ईश्वर मुझे बुलावा नहीं भेजेगा। यानी वे ईश्वर से दुनिया की डील चल रही है एकमात्र, मोदी जी की। अरे बिल्कुल, वे तो आप ईश्वरीय डायरेक्ट अवतार हैं कांटेक्ट। इसलिए उनकी डायरेक्ट बिल्कुल हॉटलाइन पर उनकी बात होती होगी ईश्वर से। और हम सब कामना करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वे 2047, फिर 3047, फिर 4047, अगले 2000 साल, 3000 साल तक पृथ्वी पर रहें, हमें कतई आपत्ति नहीं है। इस दुनिया में तमाम लोगों को यह भ्रम हुआ है कि वे अवतार हैं। एडोल्फ हिटलर को भी ऐसे ही लगता था। उसके बयान अभी आज ट्विटर पर चल रहे हैं, उस समय की कटिंग्स अखबारों की। वो कहता था लोग मुझे लेकिन सवाल ईश्वर की तो तरह उठेंगे भाई, जानेंगे। 75 साल का की बात कह करके तमाम बड़े वरिष्ठ नेताओं को निपटा दिया गया। मोदी जी तो 97 की बात कर रहे हैं। तो मैंने अरविंद तो जब तक केजरीवाल आप ने, नहीं निपटाऊंगा तब तक भगवान भी नहीं पूछेगा। भगवान भी नहीं बुलाएगा, मतलब ये तो विश्वास, अच्छा। भरोसा है। वो कह रहे हैं मुझे भरोसा है कि भगवान मुझे नहीं बुलाएगा। देखिए ईश्वर किसको कब बुला ले हम नहीं जानते। ये क्षणभंगुर जीवन है, शिशुपाल सिंह शिशु की एक कविता है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलियाचल की शुचि शीतल मंद समीर, कल प्रात को जाने चली न चली, रट ले हरि नाम अहो रचना, फिर अंत समय ये हिली न हिली। रचना यानी जीव। तो बिल्कुल सही। शिशुपाल सिंह शिशु तब कह चुके हैं कि ये जीवन क्षण भंगुर है। कौन, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, सब आपस में, सब लोग आपस में कब बात कर रहे हैं और कब चला जाए कोई, ईश्वर का बुलावा कब किसको आ जाए हम नहीं जानते। लेकिन अगर वे ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है उनकी ईश्वर से बात हुई हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन फिलहाल लोकतंत्र सर, को एक उनको विष्णु का राजनेता की अवतार जरूरत है। कहते हैं, वो खुद अपने आप को भगवान का दूत कहते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है। हालांकि नेताओं की बातें, उनके भाषण, उन पर क्या ही बात की जाए। लेकिन एक बात सर, हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अब 400 पार का नारा लेना बंद कर दिया है। तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि वाकई क्या नरेंद्र मोदी ये बात समझ गए हैं कि अब सरकार बचाना ही सबसे जरूरी एक मोटिव रह गया है बीजेपी के लिए? देखिए जो खतरा उन्हें 5-6 चरणों में दिखाई दिया, तो पहले चरण के बाद उनके बयान बदलते चले गए, उनके मुद्दे बदलते चले गए, उनके नैरेटिव बदलते चले गए। उन्हें लग रहा होगा, तभी उनके भाषणों में आजकल एक शब्द और आने लगा है प्रज्ञा जी, हाँ, अगर इनकी सरकार बनी तो आपके बिल्कुल। घर का नल का कनेक्शन काट देंगे, क्या अगर बात? वो बिजली का कनेक्शन काट देंगे, नल की टोंटी निकाल ले जाएंगे। इससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि अगर उनकी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री आवास में आतंकवादी बिरयानी खाएंगे। हाँ, पहली बिल्कुल। बात तो यह है कि इससे ज्यादा आपत्तिजनक बयान कुछ नहीं हो सकता। इस देश में 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री हो गए, ज्यादातर कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री बने हैं। कब प्रधानमंत्री आवास में आतंकवादी बिरयानी खा गए? कैसे कोई आतंकवादी प्रधानमंत्री आवास में घुस सकता है? राहुल गांधी बन जाए प्रधानमंत्री, चाहे अरविंद केजरीवाल, चाहे स्टालिन बन जाए, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, कोई भी बन जाए, क्या ये संभव है?
कि देश के प्रधानमंत्री का राजधानी स्थित आवास, उसमें आतंकवादी घुसकर आकर खाना खाएंगे, बिरयानी खाएंगे। पर वाक्य उनका क्या है? वाक्य विन्यास पर ध्यान दीजिए। अगर इनकी सरकार बन गई, यानी उनके अवचेतन में ये है कि मेरी सरकार नहीं बन रही है, ये सरकार बना सकते हैं, ये यानी विपक्ष के लोग। उनके पास कोई फीडबैक होगा जनता ने मत के सोर्सेस से, उनके जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, पार्टी की जो एजेंसियां हैं, क्योंकि तमाम बिल्कुल दिखाई दे रहा है वो जिस तरीके से गोदी मीडिया को चुन चुन करके इंटरव्यू दे रहे हैं, वही चाटुकारिता वाले प्रश्न, वही रटे रटाए सवालों के जवाब वो जिस तरीके से दे रहे हैं, हर जगह सफाइयां पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा उनके बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है। पहले मंगलसूत्र की बात, मटन की बात, अब सीधे कह रहे हैं कि टोटी भी अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो लेकर चले जाएंगे। ये जो हताशा है सर, ये हताशा ये चुनाव का असर देख करके है क्या? ये जो वोटिंग का हम असर देख पा रहे हैं, लोगों का गुस्सा देख पा रहे हैं, नाराजगी देख पा रहे हैं, उसी का असर जो प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है। देखिए, यही कारण हो सकता है। तो और कोई, मैं चिकित्सकीय कारणों पर नहीं जाऊंगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना मैं विशेषज्ञ हूं, ना मैं मनोवैज्ञानिक हूं। हो सकता है उस तरह का भी कोई कारण हो, हम नहीं जानते, वो विशेषज्ञ बताएंगे। लेकिन जो राजनीतिक और सामाजिक कारण हो सकता है, वो फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि चुनाव उनके लिए कठिन हो गया। जितना आसान वे समझ रहे थे चुनाव होते समय, मैं 400 पार का नारा लगाऊंगा तो 350, 380 तो आ ही जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरह से उनका समर्थक तंत्र भी, मीडिया कितनी भी चाटुकारिता कर ले, 3 दिन पहले तक, 4 दिन पहले तक वे 41 इंटरव्यू दे चुके थे। अब तो 3-4 दिन के, आज 25 तारीख है, और जोड़ लीजिए कितने हो गए होंगे। 50 इंटरव्यू देने के बाद भी उनके अपने जो समर्थक, सेफोलॉजिस्ट, जो तथाकथित चुनाव सर्वे वाले लोग हैं, वो एक गुप्ता जी हैं, वो कह रहे हैं चुनाव आखिरी ओवर तक देखना होगा। आखिरी ओवर तक क्यों देखना होगा? आपको तो 400 पार की उम्मीद थी। उनके पीके जो हैं प्रशांत किशोर, वे भी किंतु परंतु करके फिर इस पर आ जाते हैं, हाँ मोदी का वो कम हुआ है लेकिन बीजेपी जीत जाएगी, सीटें कम हो सकती हैं लेकिन जीत जाएगी। तो किंतु परंतु करके उनका अपना जो भांपू तंत्र है, वो भी खतरे के प्रति आगाह तो कर ही रहा है जी। ये जो खतरे की पदचाप है, वो नरेंद्र मोदी जी सुन रहे होंगे। अगर नहीं सुन पा रहे तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब आज के मतदान के बाद नहीं रही है, अब मोदी के भाषणों का असर हो नहीं रहा है लोगों में, क्योंकि वो जो इंजेक्शन शुरू से लगाया गया उसका असर दिखता था, हर चुनाव में दिखता था। ये 2024 का चुनाव है जो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है कि जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गया है, और हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इतना डराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोग डर ही नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, राजनीति विज्ञान का एक कोटेशन है, तानाशाह इस बात से डरता है कि लोग उससे डरना बंद न कर दें। तानाशाह इस बात से डरता है कि लोग उससे डरना बंद न कर दें। सच्चाई ये है, भारत में लोगों ने डरना बंद कर दिया है। राहुल गांधी ने अपनी यात्राओं में कहा है ना, डरो मत। उनका ये कोटेशन, उनका ये डायलॉग जनता के भीतर तक पहुंच गया। अब आप देखिए, सड़कों पर खड़े होकर लोग मोदी के बारे में कुछ भी कह रहे हैं। आपने जिस इंजेक्शन का जिक्र किया, उसको मैं सीधे नाम भी दे देता हूं। वो इंजेक्शन था उनका हिंदू मुस्लिम का। वो दवा तो काम कर ही नहीं रही है। आप बताइए, इस देश में कोई उद्वेलन नहीं हुआ, पूरे चुनाव में कोई दंगा नहीं हुआ, लोग भड़के नहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भावनाएं आहत होने का मुद्दा नहीं चला। चुनाव आयोग को धन्यवाद भी दिया है मोदी जी ने। इसीलिए चुनाव आयोग को जिम्मेदारी दी कि अब कांग्रेस से कहो कि वो अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठाए, वो संविधान का मुद्दा नहीं उठाए। अरे भाई, किस कानून में लिखा है, किस आचार संहिता में, आदर्श आचार संहिता में लिखा है कि कोई पार्टी सरकार की एक योजना का विरोध नहीं कर सकती चुनाव में? किस संहिता में लिखा है, संहिता में, कि संविधान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती? करेंगे, ठोक के करेंगे। कांग्रेस ही तो कर रहे हैं। चुनाव आयोग के उस तथाकथित धमकी भरे पत्र के बाद 100 बार राहुल गांधी पिछले 48 घंटे में, 72 घंटे में संविधान और अग्निवीर की बात कर चुके हैं, अदानी अंबानी का नाम ले चुके हैं। जनता भी इसीलिए नहीं डर रही है कि अब जनता को समझ में आ गया कि ये हमें फर्जी अपने जुमलों में फंसाकर, हिंदू मुस्लिम में फंसाकर सत्ता हासिल करते हैं। काम अडानी अंबानी के लिए करते हैं, जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। अब युवाओं की भीड़ आप सड़कों पर देख लीजिए। उसे रोजगार चाहिए, उसे नौकरी चाहिए। आज का युवा समझ रहा है कि हम 4 साल बाद लौट के आ गए अग्निवीर के बाद, तो फिर क्या करेंगे? आज ये अग्निवीर की नौकरी भी तो आसानी से मिल नहीं रही है। मान लो ये भी मिल गई, और 4 साल बाद हम रिटायर होकर जब घर लौटेंगे तो फिर एबीसीडी शुरू करो, फिर नौकरी ढूंढेंगे। फिर क्या बैंक में गार्ड बनकर खड़े होंगे, बंदूक लेकर या डंडा लेकर? नौकरी चाहिए लोगों को। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो 30 लाख नौकरियों का वादा किया है,
मुझे ऐसा लग रहा है इस बार टर्निंग पॉइंट वो 30 लाख नौकरी वाली बात, 10 किलो अनाज, महिलाओं को न्याय, महिलाओं के खाते में पैसे, पूरे पांचों के पांचों जो आश्वासन है। देखिए, हर पार्टी को अधिकार है वो अपना जो भी वादा परोसना चाहे जनता के बीच में, जो भी घोषणा पत्र में शामिल करना चाहे, जिस बात को भी वो जनता के बीच में रखना चाहे रखे। बीजेपी रख देती, मोदी जी कह देते हम 60 लाख नौकरियां देंगे, पहले कहा ही था ना 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, नहीं दी, इसीलिए तो जनता उनसे छिटक रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का मतदान भी ये बता रहा है कि युवा वोटर, पहली बार का वोटर, महिलाएं, गरीब, उन सब लोगों की चिंता का भरोसा, चिंता करने का भरोसा जिस पार्टी ने दिया है, शायद मतदाता उसकी तरफ आकर्षित है कि नहीं है। परिणाम जिस दिन सामने आएंगे हम उस दिन समझ पाएंगे। वो भी परिणाम कैसे होंगे जिनमें 10 दिन में 1,07,00,000 वोट बढ़ा दिए गए थे। और मेरा अभी का अनुमान ये है, मेरा ही नहीं विशेषज्ञों का अनुमान है, मैं तो साधारण विद्यार्थी हूँ, कि कुल 7 चरण के मतदान के बाद करीब करीब 2 करोड़ वोट बढ़ जाएंगे। प्रज्ञा मिश्रा जी मुझे बता दीजिए 2 करोड़ वोट कैसे बढ़ रहे हैं पूरे मतदान में? और 2 करोड़ वोट तो बहुत है इधर का उधर करने में, जनादेश को बदलने में। देश का आदेश कुछ और हो, 4 तारीख को निकले कुछ और। औसतन अभी जो मत बढ़े हैं 1,07,00,000, उसको अगर आप बांटेंगे, फैलाएंगे, तो प्रति सीट, प्रति संसदीय सीट 28,000 वोट पड़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा। वो कहां से गिनती में बढ़ गए? और चुनाव आयोग बताने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में रोज हीला हवाला दे रहा है कि नहीं ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बताना जरूरी नहीं है, और ये लोग फोटोशॉप कर लेंगे अगर हम ऑनलाइन डाल देंगे। अरे भाई, आप ऑनलाइन डाल दोगे, फोटोशॉप से क्या हो जाएगा? गिनती तो उसकी होगी ना जो मतगणना केंद्र में मशीनें होंगी। मैंने आपने चुनाव आयोग की वेबसाइट से कोई निष्पक्ष होना चाहिए, कहीं एक भी अगर संदेह है तो उस संदेह को दूर करना तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। वही तो चुनाव आयोग नहीं कर रहा, क्योंकि चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, कोई स्वतंत्र इकाई, संवैधानिक इकाई बची नहीं है। वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शूटर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि भारत का चुनाव आयोग बीजेपी और मोदी शाह के शूटर के रूप में काम कर रहा है। उसको जो सुपारी दी जाती है वो उसको निपटाने का काम करता है। वो निष्पक्ष नहीं है, उसकी भूमिका गंभीर संदेह के घेरे में। जी प्रज्ञा जी। सर, आजमगढ़ की अगर बात कर ले तो आजमगढ़ में तो कमाल दिखाई दे रहा है। निरहुआ के लिए कहा जा रहा है कि इस बार तो सुपड़ा साफ होने वाला है, लोग अपनी गलतियां के लिए माफी मांग रहे हैं, सर पटक पटक कर कह रहे हैं कि पिछली बार गलती हो गई। देखिए, जनता अपने आप समझ लेती है, किसी को एक बार चुना, 2 बार चुना, दिल्ली की हम बात कर ही चुके हैं, मनोज तिवारी को 2 बार चुन चुकी वहां की जनता। लेकिन अब उसे तय करना है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, जेएनयू से डॉक्टरेट किया हुआ डॉक्टर कन्हैया कुमार चाहिए कि मनोज तिवारी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर हम बात करें तो धर्मेंद्र यादव एक पढ़े लिखे युवा हैं, दोनों में से जनता को तय करना है। लेकिन निरहुआ जैसे प्रत्याशी जनता कैसे, क्या सोचकर चुनती है, वे क्या भूमिका अदा करते हैं। मनोज तिवारी का एक पुराना वीडियो इस वक्त चल रहा है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूं जरा सा, हर सवाल पे कह रहे हैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उनको कुछ संपट ही नहीं बैठ रहा, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि पूछा क्या जा रहा है, मैं इसका क्या जवाब दूं, क्योंकि वे देश, समाज, लोगों की जिम्मेदारियों के बारे में कुछ नहीं जानते। तो इसलिए आजमगढ़ में भी जनता को यह समझ में आया होगा कि पिछली बार हमने चुना था, इन्हें तो कोई काम नहीं किया, ये जनता के बीच में आए नहीं। मैं तो कह रहा हूं धर्मेंद्र यादव भी पिछली बार वही सांसद थे, हारे तो शायद वही थे ना। बिल्कुल। तो अब अगर वे काम किया होगा, जनता का भरोसा जुटाया होगा, तो आज वोट उन्हें मिल रहे होंगे। कुल मिलाकर इस बार पूरे देश में जो चुनाव है वो इस बात को लेकर है, सही और गलत को लेकर है। कौन लोगों के पक्ष में है, कौन किसी और के पक्ष में है, कौन लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा है। मिलाकर के जो ग्राफ हम गिरता हुआ देख रहे हैं, जिस टेम्पो की आप बात कर रहे हैं, जो हमने पहले चरण से देखना शुरू किया, आज छठे चरण में भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है सर? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर मैं हर बार कहता हूं, सबसे बड़ा फैक्टर है कांग्रेस का न्याय पत्र। दूसरा उतना ही बड़ा फैक्टर है नरेंद्र मोदी की गलतियां। नरेंद्र मोदी ने इस पूरे चुनाव में ऐसी अक्षम्य गलतियां की हैं जो कोई चतुर, समझदार, परिपक्व राजनेता नहीं कर सकता। उन्होंने पूरा चुनाव कांग्रेस का प्रचार करने में, कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रचार करने में बिता दिया, न अपनी पार्टी की कोई बात कही, न अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई,
न भविष्य के लिए कोई रोड मैप दिया देश को कि हमें तीसरी बार आप सौंपोगे तो हम ये करेंगे। बात तो वे कर रहे हैं 2047 की, कि मुझे कुछ विशेष काम करने के लिए ईश्वर ने भेजा है। 1000 साल का विजन है मेरा। भाई वो विजन क्या है ये तो बता दीजिए, 2047 तक क्या करेंगे? तो 3047 की बात बाद में कर लेंगे। तो दो बड़ी मैं बिंदु मानता हूं इस पूरे चुनाव के टर्निंग पॉइंट्स। नंबर 1 कांग्रेस का न्याय पत्र, नंबर 2 नरेंद्र मोदी की अपनी गलती, और जिन्हें सुधारने का तो उनके पास हर चरण के बाद मौका था, लेकिन नरेंद्र मोदी हर मैच में एक गलती के बाद दूसरा फाउल करते रहे, दूसरी नो बॉल खेलते रहे, हर ओवर में सेल्फ गोल करते रहे। इसलिए हालत ये हो रही है कि आज छठवें चरण तक वे 6-0 से पीछे दिखाई दे रहे हैं, और 6 के 6 गोल उन्होंने खुद अपने पैरों से ही किक मारकर अपने ही गोल में किए हैं। उसमें कांग्रेस का उतना योगदान नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पाठक सर, आपने समय दिया। तो आज जो छठे चरण में वोटिंग हो रही है, आज की वोटिंग में जो जनता का रुख है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जनता इस बार कूट कूट करके और सिर्फ सांसद चुनने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए वोट कर रही है। वो तस्वीरें हम बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं। सबको समझ रहे थे, सब कुछ समझ रहे थे, ये वोटिंग क्या कह रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।